हेलो एवरीवन। इन द लास्ट वीडियो हमने इस तरह के वन पेजर नोट की सहायता से प्रेसिडेंट रूल को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी वन पेजर नोट की सहायता से नेशनल इमरजेंसी को डिस्कस करेंगे। आप इस वन पेजर नोट को देख सकते हैं। ये नोट्स इस तरह से बनाया गया है कि आपको एक ही पेज पे सब कुछ मिल जाए, यानी आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में इस पेज के अलावा कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, मीन्स आंसर में किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखेंगे, प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है, एवरीथिंग दैट इज़ नीडेड फॉर द प्रीलिम्स इज रिटन हेयर। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि लक्ष्मीकांत में जो भी है उसको मैंने पूरी तरह से समराइज करके यहाँ आपके सामने लिख दिया। इसके अलावा द थिंग दैट यू नीड फॉर द मेंस वो मैंने लिख दिया। क्या क्या आर्टिकल की जरूरत पड़ सकती है, इशूज क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एवरीथिंग इज देयर। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। और हम लोग अगली वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। इन द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रीलिम्स थिंग, और अगले वीडियो में हम लोग मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। और इसका जो PDF है, जैसा कि आपको पता है, नीचे टेलीग्राम का वो लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। नेशनल इमरजेंसी, आपको पता है कि नेशनल इमरजेंसी का प्रोविज़न हमारे संविधान के आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है। अब देखिए, UPSC आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि बताइए ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि द टर्म नेशनल इमरजेंसी इटसेल्फ इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या लिखा हुआ है संविधान में? लिखा हुआ है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। एक तो देखिए, एक आर्टिकल 352 में तो होगा ही प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लिखा हुआ। उसके अलावा आपको पता है आर्टिकल 250 में भी लिखा हुआ है, जो कि मैं मेंस वाले सेक्शन में यहाँ लिखा हूँ, जो मैं कल डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। अगर मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, बेस्ट इंट्रोडक्शन क्या क्या हो, बेस्ट इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? या तो डिफाइन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को, कोई डाटा दे सकते हैं, कोई चीज़ जो न्यूज़ में चल रहा है वो लिख सकते हैं, या फिर कोई अदर चीज़ लिख सकते हैं जो ज़्यादा कैची हो, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करे। इन दिस पार्टिकुलर टॉपिक हम लोग क्या लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में? हम ये बता सकते हैं कि जिस तरह देखिए 1975 में इमरजेंसी लगा था, है ना, तो उसका 50 साल पूरा हो रहा है, तो ये लिख सकते हैं। उसके अलावा अभी डाटा दे सकते हैं कि अभी तक ना इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस 3 बार इमरजेंसी लगाया गया है, 1962, 1971 एंड 1975। आपको पता होगा ग्राउंड क्या था? 62 में चाइना से वार हुआ था, 71 में पाकिस्तान से वार हुआ था, तो ये वार के बेसिस पे लगा था 2 बार। एंड 1975 में ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लगाया था। अब आते हैं प्रीलिम्स सेंट्रिक। प्रीलिम्स में क्या क्या यहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन पूछ सकता है? मैं प्रीलिम्स बोलूँ या मैं लक्ष्मीकांत बोलूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज फ्रॉम द लक्ष्मीकांत, है ना, ऑफकोर्स फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं मेंस का चीज़ बाहर से ऐड किया हूँ अलग अलग सोर्सेज से, जिसमें कंक्रीट पॉइंट्स हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, इस तरह से शॉर्ट नोट डिजाइन किया गया है कि देखिए, नेशनल इमरजेंसी 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी कब बोलेंगे? जब ग्राउंड क्या हो, वॉर के बेसिस पे इमरजेंसी लगे, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे इमरजेंसी लगे। इंटरनल इमरजेंसी कब बोलेंगे? जब आर्म्ड रिविलियन के बेसिस पे इमरजेंसी लगता है, तो क्या बोलते हैं उसे? इंटरनल इमरजेंसी। एक्चुअल संविधान में क्या लिखा गया था? इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे जो इमरजेंसी लगेगा वो होगा इंटरनल इमरजेंसी। बट इन द 44th अमेंडमेंट एक्ट क्यों? क्योंकि देखिए, आपको पता होगा कि 1975 में इंदिरा गांधी ने जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे जो इमरजेंसी लगाया था, इसका काफ़ी मिसयूज हो गया, तो इसलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म को रिप्लेस कर दिया किससे? आर्म्ड रिविलियन से। तो अभी संविधान में क्या लिखा हुआ है? 3 क्राइटेरिया होना चाहिए, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिविलियन। और मैं यहाँ से एक चीज़ और बता दूँ आपको कि देखिए, प्रेसिडेंट ना नेशनल इमरजेंसी केवल कोई इवेंट होने के बाद ही नहीं इम्पोज कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि यार वॉर होने वाला है, हुआ नहीं है, वॉर होने वाला है, फिर भी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, कौन प्रोक्लेम करता है? बाय द प्रेसिडेंट। कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट, रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, ये बात कहाँ कब ऐड किया गया है? 44th अमेंडमेंट एक्ट में। इसका मतलब इससे पहले नहीं रहा होगा। इससे पहले क्या था? तो इससे पहले ये प्रोविजन था कि देखिए, सिंपल, प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। ये मैं नीचे लिखा भी होगा कहीं पे, हाँ, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, तो नेशनल इमरजेंसी लग जाएगा। लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया। कब? 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत, जिसमें बोला गया कि भाई कैबिनेट को ना लिख के देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि भाई तू लगा इमरजेंसी, तब जाके प्रेसिडेंट लगाएगा। ठीक है, अब देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ बी कंसंट्रेट।
संविधान में आपसे पूछेगा कि क्या संविधान में कहीं कैबिनेट वर्ड का मेंशन है? यस मेंशन है। कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 352 क्लॉज 3। ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी वाले प्रोविजन में यहाँ पे कैबिनेट वर्ड को मेंशन किया गया है। मेंशन ही नहीं, कैबिनेट को डिफाइन किया गया है। कैबिनेट क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उसको कैबिनेट बोलते हैं, है ना। सो सॉरी, नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं उसे कैबिनेट बोलते हैं। तो कैबिनेट वर्ड को डिफाइन किया गया कहाँ पे? आर्टिकल 352 क्लॉज 3 में। उसके बाद आइए पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बारे में बात करते हैं कि एक बार मान लीजिए प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि चलो आज से नेशनल इमरजेंसी लग गया। अब उसके लिए, अब इस नेशनल इमरजेंसी को फंक्शनल रहने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी है। कितने दिन के अंदर में? विदिन अ मंथ, 1 महीना के अंतर में। ये बात किस प्रोविजन से, किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया? वही बात 44। देखिए नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग जितना अच्छा बात आया ना, सब 44 से ही ऐड किया गया। क्यों? क्योंकि उससे पहले 1975 में नेशनल इमरजेंसी लग गया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ध्यान रखिएगा। तो 44 के थ्रू विदिन 1 मंथ अप्रूवल होना चाहिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल। अर्लियर 2 मंथ था, दोनों हाउस से होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसके अप्रूवल के लिए दोनों हाउस में। हमने कल देखा था प्रेसिडेंट रूल के अप्रूवल के लिए दोनों हाउस में कौन सा चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। यहाँ स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड इट शुड बी, है ना, हाँ 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, जो कि और ये 1/2 होना चाहिए। ओके, आगे आते हैं। एक बार जब अप्रूव कर दिया गया है तो ये कितने दिन तक कंटिन्यू रहेगा? 6 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा। और अगर मान लीजिए एक बार अप्रूव किया गया, 6 मंथ तक कंटिन्यू रहा, अगर फर्दर आगे बढ़ाना है ना, तो पीरियोडिक अप्रूवल चाहिए हर 6 महीना पे, हर 6 महीना पे अप्रूव कराना पड़ेगा। कितने दिन तक मैक्सिमम लगा सकते हैं? इंडेफिनिट पीरियड, जब तक आप चाहे तब तक। जैसे बट इससे पहले हमने प्रेसिडेंट रूल में देखा था कितने दिन था मैक्सिमम? 3 ईयर। यहाँ पे जब चाहे तब तक लगा सकते हैं। ये जो था पीरियोडिक अप्रूवल, इसका प्रोविजन कहाँ से ऐड किया गया, कब ऐड किया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि प्रोक्लेम कौन करता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या प्रोविजन है। अब आते हैं रिवोक। रिवोक मतलब रिमूव करना, कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है तो इसको रिवोक कैसे किया जाएगा, हटाया कैसे जाएगा। या तो प्रेसिडेंट किसी भी समय इसको हटा सकता है, जब प्रेसिडेंट खुद हटा रहा है तो इसको कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। या फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये प्रोविजन लाया गया कि अगर लोकसभा रिजोल्यूशन पास कर दे नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करने का, तब प्रेसिडेंट को निश्चित रूप से नेशनल इमरजेंसी को हटाना ही पड़ेगा। तो इस प्रोसेस, इस लोकसभा जो रिजोल्यूशन पास करता है उसका प्रोसेस क्या है कि पार्लियामेंट का, यानी सिंपल बोल सकते हैं कि लोकसभा का 1/10 ऑफ द मेंबर एक रिटन नोटिस देगा, किसे? स्पीकर को नोटिस देगा। और स्पीकर क्या करेगा? विदिन 14 डेज एक स्पेशल सीटिंग बुलाएगा जिसमें रिजोल्यूशन रखा जाएगा। और अगर उस रिजोल्यूशन को सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू कर देगा। तो ये था रिवोक का प्रोसेस। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का क्या क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहला, ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो देखिए जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव पर इफेक्ट देखते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका सारा का सारा पावर किसके पास आ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बट अभी भी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव सस्पेंड नहीं हुआ रहता है। लेजिस्लेटिव पावर वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 250 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट मैटर पे लॉ बना सकता है। ठीक है, बट हाँ साथ में स्टेट भी लॉ बना सकता है, बट पार्लियामेंट का यहाँ पे से ज़्यादा होगा। किसी भी स्टेट लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट है उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है। ठीक है, और ये जो लॉ जो पार्लियामेंट बनाया वो नेशनल इमरजेंसी के समाप्त होने के 6 महीना बाद ऑटोमेटिक इनऑपरेटिव हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। तो हमने देखा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। अब आते हैं फाइनेंशियल रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि देखिए आपको पता होगा ना कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है वर्टिकल ये डिवोल्यूशन ऑफ द रेवेन्यू को, है ना। तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, वही जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो 41% जाता है, इसके साथ इंटरफेयर कर सकता है प्रेसिडेंट, मॉडिफाई कर सकता है प्रेसिडेंट, रोक सकता है ना। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 354 के अंतर्गत। बट हाँ ये जो प्रेसिडेंट ये चेंजेस ला रहा है ना, इट इज़ सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा, है। पहले आप कर दीजिए, प्रेसिडेंट कर देगा, फिर पार्लियामेंट इसे अप्रूव कर देगा। ठीक है, तो ये था सेंटर स्टेट रिलेशन पे। उसके बाद आते हैं कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के टर्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल बात यह है कि एक बार में ना एक साल बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए लोकसभा का टर्म 5 साल है, इसको 6 साल किया जा सकता है। एक बार 1 साल बढ़ा दिया गया, इसको फिर 1 साल बढ़ाया जा सकता है, 7 साल किया जा सकता है। ये किसी भी लेंथ तक किया जा सकता है ना, कितना बार भी, लेकिन एक बार में 1 ही साल बढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो 5th लोकसभा था उसको 2 बार बढ़ाया गया था, 1 ईयर प्लस 1 ईयर। ओके,
जब 1975 का इमरजेंसी लगा था। तो अब आते हैं फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 358 बोलता है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगे आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। आपको पता होगा कि आर्टिकल 19 में 6 सब क्लॉज है, तो वो सारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के प्रोविजन है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इसको भी प्रोटेक्ट किया, आर्टिकल 19 को प्रोटेक्ट किया। किस तरह से कि केवल और केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी यानी कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ही कंडीशन में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा। इन केस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। उसके अलावा केवल वही लॉ को प्रोटेक्ट किया जाएगा जो लॉ केवल आर्टिकल 19 के साथ केवल डील करता हो। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए सरकार ने कोई लॉ बनाया जो आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है, ठीक है, केवल वही लॉ प्रोटेक्ट होगा, बाकी फंडामेंटल राइट को वायलेट करने वाला लॉ प्रोटेक्ट नहीं होगा। तो ये था आर्टिकल 358 जो कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंशन के बारे में बात करता है। अब आइए आर्टिकल 359 कह रहा है कि प्रेसिडेंट ना बाकी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं करेगा, तो क्या करेगा, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट इन्फोर्समेंट। यानी ये है कि देखिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत में सभी को ये फंडामेंटल राइट मिला है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है ना, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 बोलता है। यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू, प्रेसिडेंशियल नोटिस के थ्रू किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट इन्फोर्समेंट यानी कि कोर्ट जाने का अधिकार छीन सकता है। इनडायरेक्टली बोले तो आर्टिकल 32 उसका कैंसिल कर सकता है। ठीक है, बट 44th अमेंडमेंट बोला क्या कि आप सभी फंडामेंटल राइट को तो कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि सभी फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट जाने का अधिकार तो आप छीन सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 जो कि अरेस्ट के अगेंस्ट बात करता है और आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ, है ना, ये दोनों आर्टिकल कभी भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये रहा फंडामेंटल राइट पे। ठीक है, तो उसके अलावा एक और चीज़ कि 42nd, ये ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने देखा था 40 जो भी था तो 44th के अंतर्गत था। एक बात ध्यान रखिएगा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत एक प्रोविज़न लाया गया कि जो नेशनल इमरजेंसी है ना, ये या तो पूरे भारत में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर अगर सरकार चाहे तो पूरे इंडिया के किसी एक पार्ट में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, सो ये रहा आज का मेरा डिस्कशन रिगार्डिंग प्रीलिम्स, है ना, जिसमें हमने नेशनल इमरजेंसी के प्रीलिम्स वाले सारे डोमेन को डिस्कस कर लिया। एवरीथिंग आप अब अगर अभी आप जाके लक्ष्मीकांत देखिएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना, एवरीथिंग इज कवर्ड फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। कल की वीडियो हम लोग मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और आप वीडियो पॉज करके इन 2 क्वेश्चंस के आंसर देने का कोशिश कीजिए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन and this is the second question. So that's all for this video.